प्रेम गीत तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि कितने इश्क किए होंगे इन्होंने, कितने दर्द भरे गीत। रिश्तों को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो, इतना मधुर रूपायित करने वाला गीतकार मैं कोई पूरे देश में दूसरा नहीं दिखता। अनगिनत गीत इन्होंने लिखे हैं और सारे गीत रिश्तों पर ही मैक्सिमम लिखे हैं। उनका स्वागत है। और अब जिस घड़ी के लिए हम लोग लगातार घड़ी की ओर नजर लगाए हुए हैं, मनोज मुंशी जी को हम सुनेंगे। इससे पहले इनका सम्मान भारतीय परंपरा के अनुसार होना चाहिए। पंडित विष्णु शर्मा जी और मधुबाला जी से निवेदन करूंगा कि मनोज जी का स्वागत करें। पुस्तक और सॉन्ग दे करके मित्रों, आमतौर पर समारोह में कहा जाता है कि इनको परिचय की किसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद वह 2 पेज का परिचय पढ़ा जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मनोज जी के लेखनी से आप सभी परिचित हैं। मनोज जी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हैं और उन लेखकों में हैं जिन्होंने सिनेमा और साहित्य दोनों में उपलब्धियों के कीर्तिमान रचे हैं। इन्होंने अब तक 75 से ज़्यादा फिल्में, 800 से ज़्यादा गीत लिखे हैं। देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म बाहुबली 1 और 2 के गीत और संवाद मनोज में लिखे हैं। माँ और मातृभूमि को समर्पित अपनी कविताओं के लिए इनकी बहुत चर्चा हुई। दुनिया भर के 500 से अधिक मंचों पर भारतीयता और राष्ट्रीयता की अलग जगाए हुए हैं। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जिस फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी का बोलबाला है, वहाँ अमेठी से चलकर आया हुआ लड़का जिसने शुद्ध हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी को स्थापित किया, उस मनोज मुंशी को मैं मनोज से आग्रह करता हूँ मैं आने और अपनी कविता, अपने मन की बात जो भी कहना चाहें कहें। अच्छा, कविता तो खैर मैं कहने की ना जरूरत कर सकता हूँ ना मेरी हिम्मत है। जिस मंच पे हमारे अग्रज, अगर मैं कविता के शब्दों में कहूँ तो हमारे पूज्य रमेश शर्मा जी विराजमान हूँ, विष्णु शर्मा जी विराजमान हूँ, वहाँ मेरा बोलना किसी बच्चे के तुतलाने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखा। क्या बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, तो ये भी सुनिए। अभी जब रमेश जी कविता पढ़ रहे थे, एक तो बड़ा नुकसान हो गया मेरा। नुकसान ये हो गया कि मैं देर से आया, सुना नहीं, और देर से इसलिए बिल्कुल नहीं आया जैसा कि मेरे दोस्त राजबिहारी जी ने कहा कि भाई फिल्मों के हैं तो स्टार है तो लेट। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा रिहर्सल था आज मेरे शो का और मैंने बता रखा था पांडे जी को कि पांडे जी मैं बहुत 6:30-7 के बीच पहुंचने की कोशिश करता हूँ, तो ये पहले से तय था कि यही समय होगा आने का। जब मैं गीत सुन रहा था आदरणीय रमेश शर्मा जी के, ये एक बड़े साहित्य की निशानी है कि बात तो ये अपनी कह रहे थे, लेकिन हर पंक्ति में, हर शब्द में मुझे लग रहा था कि तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी जिंदगी में गुजरा है, ये तो मुझ पर घटा है। तो शायद जो कनेक्शन बन जाता है वही एक साधारण कलाकार को और एक लेजेंड से, एक बड़े आदमी से अलग करता है। मैं चाहता हूं इन सब के लिए जो कोरोना बैठे हुए हैं, बहुत चुनिंदा कुर्सियां लगी हुई हैं। आमतौर पे क्या है, कुर्सियां बहुत लगती हैं और बड़ी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ये एक सिंबॉलिक तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे कह दिया गया था कि भैया अगर गीत समझते हो, शायरी समझते हो, कविता समझते हो तभी आना, वरना बाहर ही रहो, ठीक है, यहाँ बहुत लोग हैं सुनने वाले। अब जितनी कुर्सियां हैं, देखिए भर गई हैं जितनी कुर्सियां हैं, और ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे और मेरे बड़ों को, हम सबको बड़ा अच्छा लगता है।
ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के किसान को होती है। तो हमारे तो जीते हुए मेडल भी आप हैं, हमारी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने स्वागत में, अपने अभिनंदन में तालियां बजाएं। और जब ये तालियां आप बजाते हैं तो मैं देखता हूं कि बड़े लोग, ऐसे बड़े लोग अक्सर तालियों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि भाई जब आप तालियां सुने तो आप थोड़ा और फूल जाए, लेकिन रमेश शर्मा जी के चेहरे पे, विष्णु शर्मा जी के चेहरे पे आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि भाई मेरे लिए तालियां क्यों बजवा रहे हैं, और जिसने मेरा हाथ थाम के मुझसे 4 शब्द लिखवा लिए उसके लिए तालियां बजाओ, तारीफ उसकी। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रतिभा के बल पे लिखते हैं आप साधारण लिखते हैं, ये मेरा तजुर्बा है। एक चीज होती है, अब इन्होंने 700-750 गीत गिनवाए तो तजुर्बा है, अच्छे लिखे बुरे लिखे, पर एक्सपीरियंस तो है 700-750 गीत और 75 फिल्मों का। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी आप ये सोचते हैं कि भाई चलो मुझे लिखना आता है, मेरी प्रैक्टिस है, मैं लिख लेता हूँ, तो आप ऐसा वैसा कुछ लिख के निकल जाते हैं। लेकिन बड़ी बात तभी बनती है जब वाकई कोई दैवीय शक्ति आके आपका हाथ थाम ले और आप बांसुरी बन जाए, कोई फूंक दे और संगीत उठ जाता है। एमिली डिकिंसन आप सबने पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोइटिस्ट थी, बड़ी कवियत्री थी, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। तो एमिली हमेशा कहती थी कि पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। तो मुझे लगता है यही परिभाषा है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। तो बाबा तुलसीदास जो युग का महानतम कवि है, उनको भी ये कहने से पहले वो सोचते नहीं है कि भाई मुझे तो ना लिखना आता है, ना शब्दों पे मेरी बहुत ज्यादा बारीक पकड़ है, जो राम ने लिखवाया मैंने लिख दिया। तो ये सच है कि हम सबकी भी शायद यही कहानी है कि तारीफों के लायक ना शोहरत के हकदार हैं, सारी बिजली उसकी है, हम तो केवल तार हैं। मैं समझता हूं कि डस्ट और डिवाइन जब मिलते हैं तब कविता का जन्म होता है, और तब ऐसी कविता का जन्म होता है जो आपने आज सुनी। हर कविता दुनिया की कर्ण जैसी है, कर्ण की तरह है, और कर्ण का जन्म होने के लिए कुंती की कोख भी चाहिए और सूर्य का रक्त बीज भी चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है भाई अच्छी कविता कैसे बनती है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जो इतना अच्छा लिख चुके हैं ये भी नहीं बता पाएंगे, आप पूछ लो उनसे कि फॉर्मूला क्या है। लेकिन अमृता प्रीतम ने कहीं लिखा है कि अच्छी कविता की एक शनाख्त है, एक पहचान है कि उसमें बात तो इसी दुनिया की होती है, लेकिन आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने तो एक टुकड़ा उसमें आकाश मिल जाता है और एक टुकड़ा पाताल मिल जाता है। तो ये है बड़ी कविता की निशानी जो हमने आज सुनी, आपने आज सुनी। और ये डस्ट एंड डिवाइन का मिलन, ये जितनी बार भी हुआ है, जितनी बार भी ऐसा हुआ है कि मिट्टी से महादेव मिल गए, जितनी बार ऐसा हुआ है कि इंसानी प्रतिभा को कोई दैवीय शक्ति मिल गई, तब तक चमत्कार हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में, शब्दों के क्षेत्र में। ऐसा ही चमत्कार जब डस्ट और डिवाइन मिलता है, जब मिट्टी और महादेव मिलते हैं, तब कोई फैज लिखता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये डस्ट एंड डिवाइन के मिलन से पैदा होता है। तब कोई सूरदास लिखता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आओ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तब कोई कैफी आदमी लिखता है कि दोस्ती जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तब कोई कबीर लिखता है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। तब कोई साहिर लिखता है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो। मैं समझता हूँ ये चमत्कार जब होता है तो कहीं तो बहुत बड़े लोगों को मैंने नाम गिनाए, लेकिन ये चमत्कार हो जाए, डस्ट और डिवाइन का मिलन हो जाए, कोई अदृश्य शक्ति आके आपको छू ले, तो मेरे जैसा मामूली, मेरे जैसा साधारण कलमकार भी लिख देता है कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊं।
गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज मैं सचमुच बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया था। जो सुन पाया, जितना सुन पाया, अपना सौभाग्य समझता हूँ। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि वो मुंबई जिसके ऊपर अक्सर ये आक्षेप लगता है कि भाई यहाँ साहित्य का समर्थन करने वाले, साहित्य के साथ खड़े होने वाले 4 लोग भी नहीं हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितने भी लोग हैं मजबूत हैं, दमदार हैं और साहित्य के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जब तक आप जैसे सुनने वाले हैं तब तक लिखने वाले आते रहेंगे, बहुत अच्छे लिखने वाले आते रहेंगे। मैं एक बार मंच पर विराजमान जो वरिष्ठ कवि हैं, हमारे कवियत्री हैं, सबको बहुत स्नेह समर्पित करता हूँ। आपने गीतों की परंपरा को जिंदा रखा है। एक मैं आने से पहले अपनी टीम से कह रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं शर्मा जी से कहूँगा, शर्मा जी फिल्मों के लिए क्यों नहीं लिखते। मैं ये अपने लालच में कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये फिल्मों के लिए लिखेंगे तो इनका कोई फायदा हो जाएगा, इनका तो खैर क्या फायदा होगा, लेकिन हमारे फिल्मी गीतों का फायदा हो जाएगा जब ऐसे बिंब मिलेंगे, जब ऐसी छटाएं मिलेंगी, जैसे ऐसे शब्द मिलेंगे, तो हमारे फिल्मी गीत थोड़ा साहित्य के करीब होंगे। आज वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द फिर कोई ऐसी महफिल होगी, ऐसी शाम होगी जहां राज बिहारी जी मुझे बुलाएंगे और तब मैं अपनी कविताएं भी सुनाऊंगा। आज न समय है, न मुझमें साहस है। थैंक यू, बहुत आभार। जनता की बात आप माँ के लिए, माँ के लिए क्या सुनेंगे, कौन से रस सुनेंगे? नहीं, माँ के लिए कविता सुनाइए। माँ के कई मिट्टी तो गीत है, अपना उसको गा के सुनाता। सर माँ के मेरे स्ट्रगल के जमाने के साथी कमर साहब बैठे हुए हैं, कमर हाजीपुरी साहब। मैंने जब वो बात शुरू की कि मैं जब शर्मा जी को सुन रहा था तो कैसे इनके शब्दों में मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। मैं जब मैं मुंबई आया था तो मुझे बारिशें बहुत परेशान करती थी। जब आप बारिश पर गीत गा रहे थे तो मैं सोच रहा था कैसे फटे हुए जूतों में पानी भर जाता था और उन पानी भरे हुए जूतों से छप छप करते हुए जब आप किसी के दफ्तर में दाखिल होते तो सिक्योरिटी गार्ड अक्सर आपको डांट देता कि आपने पूरा हॉल खराब कर दिया, पूरा अपना ऑफिस खराब कर दिया। तो मुझे बारिशों से शिकायत रही है हमेशा, और आज बारिश पे इतना सुंदर गीत सुना, मुझे लग रहा है मेरी शिकायत आपने हमेशा के लिए खत्म कर दी। तब तो विष्णु शर्मा जी, मैं अक्सर कहता था कि ये कह के बादलों से मेरी आंख भर गई, ये कह के बादलों से मेरी आंख भर गई, अब बरसों या न बरसों मेरी प्यास मर गई। ना सर, माँ वाला पर माँ का जो सुनाया है वही सुना दीजिए जी। माँ के लिए जो कई बार सुनाए हैं आप। अच्छा, माँ जी। अच्छा, चलिए यही एक शायद अंतिम चीज होगी आज के लिए। देखो, मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। ये टेलीविजन पे आपने इतना सुन रखा है ना, फिर भी आपकी फरमाइश है। नहीं, वो तो देखो, मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। क्या बात है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान लेती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लड़की बन के देखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। होता ये है कि ये जो प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा है, यही हमें सबसे कम नजर आता है। माँ इतना हमारे आसपास रहती है कि हम उसे नोटिस करना ही भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग माँ के फोन कॉल का, माँ के मैसेज का जवाब 2-2 दिन बाद देते हैं, और मुझे हमेशा शिकायत रहती है कि भाई अगर 2 दिन बाद ही जवाब देना था तो फोन बेच के कबूतर खरीद, तो 2 दिन में तो वो भी उड़ के पहुंच जाएगा। जो हर वक्त आसपास रहता है वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कमरे में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था?
कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की, कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया, कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी। आखिरी बार कब कहा था, माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम क्या समझते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, और तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज और अभी बताओ। बहुत धन्यवाद। कविता की कसौटी पे ये चीजें कहीं नहीं ठहरती हैं। आपने बहुत अच्छे गीत सुने हैं, लेकिन ये संवाद थे जो मैंने आपसे कर लिए, जो छंद चाहिए कविता में, वो शायद उसका जो महानतम स्वरूप है वो आप सुन चुके हैं। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ जो मेरे पास था, आपने फरमाइश की, मैंने कह दिया। फिर मिलेंगे और देर तक बदलेंगे। जय राम जी। थैंक यू।